हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आज एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे और आज आप सभी की पढ़ाई भी बेहतर ढंग से चल रही होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 10 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दो महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है जैविक या हम इसको कह सकते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन मांग। देखिए इसको हम शॉर्टकट में BOD भी कहते हैं। BOD का मतलब होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्या होता है बायोलॉजिकल, बी से क्या हो गया बायोलॉजिकल और ओ से क्या हो गया ऑक्सीजन और डी से डिमांड, या इसको हम हिंदी में मांग कहते हैं। तो देखिए जैविक ऑक्सीजन मांग क्या होती है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या होती है। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए यदि बात करें दोस्तों हम जैविक ऑक्सीजन मांग की, तो देखिए जैविक ऑक्सीजन मांग बेसिकली है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है एक विशिष्ट समय अवधि पर, यानी एक निश्चित समय अवधि पर किसी निश्चित तापमान पर, देखिए टेम्परेचर भी यहाँ पे निश्चित हो और समय अवधि भी उसकी क्या हो एक फिक्स हो। तो देखिए एक विशिष्ट समय अवधि पर किसी निश्चित तापमान पर किसी दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो वायवीय जीवों में जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही क्या होती है BOD या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। देखिए एक बार पुनः समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी जैविक ऑक्सीजन मांग है, ये क्या होती है बेसिकली देखिए किसी विशिष्ट समय अवधि पर, यानी एक किसी निश्चित समय अवधि पर किसी निश्चित टेम्परेचर पर जो पानी के दिए गए नमूने हैं या पानी के नमूने हैं उनमें कार्बनिक पदार्थ यदि उपस्थित है तो उनको तोड़ने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वही क्या कहलाती है जैविक ऑक्सीजन मांग कहलाती है। तो जैविक ऑक्सीजन मांग बेसिकली क्या होती है किसी विशिष्ट समय अवधि पर किसी निश्चित टेम्परेचर पर दिए गए पानी के नमूने में कार्बनिक पदार्थों को तोड़ने के लिए जो जैविक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसी को हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड या BOD कहते हैं। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब यदि हम बात करें, देखिए बेसिकली ये जो हमारा जैविक ऑक्सीजन डिमांड है या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, देखिए जीवाणु जैसे कि सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये कार्बनिक कचरे को विघटित कर देते हैं और विघटित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जीवाणु ही क्या होते हैं जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं यही कार्बनिक कचरे को विघटित करने के लिए प्रमुख जिम्मेदार होते हैं। यानी कार्बनिक कचरे को विघटित कौन करते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब देखिए यदि हम बात करें यहाँ पे तो देखिए जब कार्बनिक पदार्थ जैसे कोई भी मान लीजिए मृत पौधा है, मृत पौधे, इसके अलावा घास की जो कतरन होती है घास की कतरन, इसके अलावा खाद्य तथा सीवेज का जो पानी होता है तो सीवेज पानी में मौजूद होते हैं। और ये सूक्ष्म जीव कहाँ मौजूद होते हैं तो कार्बनिक पदार्थों जैसे मृत पौधे में, घास की कतरन में, खाद में, इसके अलावा सीवेज का जो पानी होता है इसमें मौजूद होते हैं ये छोटे छोटे जीव। जो बैक्टीरिया या हम ये कह सकते हैं जो बैक्टीरिया इस कचरे को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं और वो बैक्टीरिया जो है इस कचरे को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। देखिए ये जो बेसिकली यहाँ पे हम कह सकते हैं छोटे छोटे सूक्ष्म जीव हैं ये किस में उपस्थित होते हैं मृत पौधे में, घास की कतरन में, खाद्य में, सीवेज पानी में। अब देखिए इनके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो इन कचड़ों को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। किसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं यही जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं ये किसको तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं इन छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को तोड़ने की प्रक्रिया या अपघटित करने की प्रक्रिया को स्टार्ट कर देते हैं। अब देखिए यहां पर यदि हम बात करें जब ऐसा होता है तब उपलब्ध विघटित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग जो है ये एरोबिक जीवाणुओं द्वारा ग्रहण किया जाता है जिसे ही जैविक ऑक्सीजन मांग कहते हैं। देखिए जब कचरे को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं छोटे छोटे बैक्टीरिया, ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है विघटित होने लगती है और विघटित ऑक्सीजन का अधिकांश भाग जो है वो एरोबिक जीवाणुओं के द्वारा क्या कर लिया जाता है ग्रहण कर लिया जाता है। और जब ये एरोबिक जीवाणुओं के द्वारा या एरोबिक बैक्टीरिया के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है इसे ही हम क्या कहते हैं जैविक ऑक्सीजन मांग या बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कहते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन है जो पेपर में 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है। चलिए इसके बाद आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला क्वेश्चन है LSD क्या है। LSD के प्रमुख स्रोत लिखने हैं तथा इसका दुष्प्रभाव लिखना है, यानी इसका क्या क्या इफेक्ट या प्रभाव डालते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें LSD की तो देखिए इसका पूरा नाम हमको पता होना चाहिए। देखिए LSD का पूरा नाम क्या होता है लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड।
देखिए लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, ये होता है एलएसडी का पूरा नाम, यानी फुल नेम ऑफ एलएसडी क्या होता है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथिल एमाइड, ये पूरा नाम होता है एलएसडी का। देखिए यदि हम एलएसडी की बात करें तो यह हल्का नशीला पदार्थ होता है। किस प्रकार का पदार्थ है यह एक नशीला पदार्थ है। वहीं इसका जो प्रभाव है वो बेसिकली कहाँ पर होता है, मस्तिष्क पर होता है, यानी ब्रेन पर होता है। तो देखिए यह मुख्य रूप से मस्तिष्क पर अस्थायी रूप से असर डालता है, यानी इसका मुख्य रूप से प्रभाव कहाँ होता है, मस्तिष्क की कोशिकाओं पर होता है। चलिए इसे क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक के वर्धी भाग से प्राप्त किया जाता है। देखिए यानी इसका स्रोत क्या है, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक जो है ये किसका स्रोत होता है, एलएसडी का। तो ये क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक जो होता है उसके वर्धी भाग से यानी कायिक भागों से प्राप्त किया जाता है। अब देखिए ये कवक राई के पौधे में एर्गाट नामक रोग पैदा भी करते हैं। देखिए जो राई यानी ब्रासिका जॉन्सिया का जो पौधा होता है उसमें ये कवक जो है क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक जो कवक है ये क्या करता है, राई के पौधे में एर्गाट नामक रोग भी उत्पन्न कर देता है। देखिए अब बेसिकली एर्गाट को ही एकत्रित करके इसके अर्क से ही क्या प्राप्त किया जाता है, एलएसडी को प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से एलएसडी को किससे प्राप्त किया जाता है, क्लेबिसेप्स परप्यूरिया नामक कवक के वर्धी भाग से प्राप्त किया जाता है। चलिए इसके यदि हम दुष्प्रभाव देखें तो देखिए इसके दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं। देखिए यह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। मुख्य रूप से कहां प्रभाव डालता है, यह मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है। जिससे क्या होता है, जिससे कि उसके व्यवहार तथा रहन सहन के तरीकों में काफी परिवर्तन आ जाता है। यानी जैसे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं उसके बाद मनुष्य के मस्तिष्क के व्यवहार तथा रहन सहन तथा उसके तरीकों में परिवर्तन आ जाता है। वहीं रक्तचाप भी हो सकता है। देखिए ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप या रक्तदाब भी बढ़ सकता है। और यदि कोई मान लीजिए गर्भवती महिला यदि इसका ज्यादा प्रयोग करती है तो उसका गर्भपात भी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से इसका दुष्प्रभाव क्या होता है, मुख्य रूप से क्या होता है, ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी बढ़ जाती है, यानी रक्तचाप या रक्तदाब बढ़ जाता है। और यदि कोई गर्भवती महिला इसका प्रयोग करती है निरंतर तो उसका गर्भपात भी हो सकता है। और वहीं साथ ही साथ यह मुख्य रूप से कहां प्रभाव डालता है, मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है, जिस कारण से इसके रहन सहन तथा होशोहवास में भी परिवर्तन नजर आने लगता है।